नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। इस कार्यक्रम में दिन भर की जो अपडेट है वो हम आपके साथ साझा करते हैं और जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करते हैं। आज अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक दुखद हादसा आज सुबह ही कुल्लू में हो गया था। और कुल्लू के सैंज के पास जो ये बस हादसा है, इसमें शाम तक की जो रिपोर्ट है उसमें टोटल जो सवारियां 15 निजी बस में थी, जिसमें से जो 12 की डेथ हो गई है, 3 घायल हैं और वो अब उपचाराधीन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आज आपको बताएंगे कि हिमाचल में जो रोड एक्सीडेंट का ट्रेंड है वो क्या है, रोड एक्सीडेंट की वजह है वो क्या है, और जो एक ट्रेडिशनल हमारी एक आदत है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, हर हादसे में होता है, लेकिन उस इंक्वायरी के बाद होता क्या है ये किसी को पता नहीं। मोर ओवर आज आपको बताएंगे कि बरसात शुरू होने के पहले और शुरुआत में जो हादसे होते हैं वो हर साल होते हैं, लेकिन हर साल जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर जो ड्राइवर कंडक्टर है या फिर सरकारी सिस्टम है, वो कभी इतना अलर्ट नहीं रहता कि जब बरसात शुरू हो रही हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज जो हुआ हादसा एक छोटे से लैंडस्लाइड की वजह से हुआ। पहले हम कहते थे सड़कें बड़ी खराब हैं, गड्ढे हैं, इस वजह से हादसे होते हैं, ब्लैक स्पॉट की वजह से हादसे होते हैं। आज के रोड एक्सीडेंट में ना ब्लैक स्पॉट था, ना सड़क खराब थी, बिल्कुल ब्लैक टॉप थी, दोनों तरफ रेड व्हाइट लाइन लगी हुई थी। उसके बावजूद ड्राइवर की एक लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है और इस एक लापरवाही ने 12 जिंदगियां खत्म कर दी हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम को ठीक कैसे करना है, हादसों का ट्रेंड क्या है, और मोर ओवर हिमाचल में जब एक्सीडेंट होता है तो बस पूरी खुल क्यों जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर बस की बॉडी खुल जा रही है तो इसका मतलब कि जो उसमें फर्टिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। अगर बस इंटैक्ट रहेगी तो फर्टिलिटी कम होती है। ये एक जो नॉन फॉर्मूला है कि अगर बस खुल जाती है तो सवारियां जब बाहर गिरती हैं और ऊपर से जो बस या जो भी पत्थर या कुछ भी चीज जब रोल करती है तो उसके बाद फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस हादसे में आपको सारी चीजों की जानकारी देंगे और इसी के साथ आज जो कर्मचारियों के स्पेसिफिक डिटेल है वो ये कि हिमाचल में ट्रांसफर बैन कब हट रहा है और ट्रांसफर बैन को लेकर जो इससे हुआ है कोविड से लेकर अब तक, वो क्या सिचुएशन, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं या नहीं, ट्रांसफर बैन हटाना क्यों जरूरी है ये भी आपको बताएंगे। और अगली जो कैबिनेट की बैठक आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयपुर जा रहे हैं और वापसी पे आते ही कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो क्या ये मामले चर्चा में आएंगे या नहीं। और इसके साथ जो और चीजें हैं वो है एएनएम की, जो आज शाम को मुख्यमंत्री के कुल्लू आने के बाद ओकोवर जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात बनी है वो आपको बताएंगे। ये जो प्रशिक्षु नर्सिस हैं ये बड़े दिनों से परेशान इसलिए कि जीएनएम और बाकी नर्सिंग वालों को तो मौके मिल रहे हैं, लेकिन एएनएम को सरकार भूल गई है, तो ये आपकी बात करेंगे। आईएमसी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और कल आप लोग ये सवाल कर रहे थे, परसों भी जब मैं लाइव कर रहा था तब भी ये सवाल आ रहा था। आज हमने ये सवाल स्पेसिफिकली आपके मंत्री से पूछा और जो जवाब आया है वो आपके काम का है। पेपर लीक में एक पेपर लेकर एससीईआरटी किस पेपर को लेकर भूल गया है वो आपको बात बताएंगे। प्रमाण पत्र जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। ये पंचायतों की बात है। जहां तक जेओए लाइव है, इसमें भी आज लोग सेक्रेटरीट पहुंच गए थे मिलने, हमने दिन को उनका लाइव भी आपको दिखाया था, वो अपडेट भी आपको देंगे कि इनको क्या कहा गया है। गुड़िया कांड के बजाय उछल गया है और ये जो मामला है सारा ये अब फिर से राजनीति के बीच में फंस गया है, जो अनफॉर्चुनेट है। और कल भी इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी भी आपको बात करेंगे। हैंडपंप ट्यूबवेल जिनके पास हैं वो पंजीकरण जिन्होंने लगवाने हैं वो भी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं वो आपको बताएंगे। विभागीय परीक्षाओं का शेड्यूल आ गया है, वो आप कल प्रिंट के फॉर्म में देख सकते हैं। उद्योग विभाग को अवार्ड मिला है स्टार्टअप के मामले में, लेकिन पूरी बात क्या है वो बताएंगे आपको। रोजगार, क्योंकि स्टार्टअप से कनेक्टेड है और एम्प्लॉयमेंट हमारा प्राइम फोकस रहता है, इसलिए ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कोविड के साथ साथ जो आपके सवाल हैं वो भी अभी लेंगे। और आपके सवाल लेने से पहले या फिर कोविड के जो मामले लेने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हम सभी अपने दर्शकों से करते हैं उसको मैं पहले दोहरा दूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बुलेटिन को पहले अपनी वॉल पे या किसी ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी शेयर करना चाहें वो एक बार कर लें।
और अगर आपने इस पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया है तो एक बार लाइक कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन, अगर आपके काम की कोई इंफॉर्मेशन हो तो आपको टाइम से वो नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी हम आज लेंगे। क्वेरीज इसलिए लेंगे क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, और इस दिन जो आपकी क्वेरी हमारे कमेंट बॉक्स में होगी, जो कमेंट्स आपके हमारे इस लाइव के दौरान होंगे, उनको हम पूरे हफ्ते में चेज करेंगे और उनके रिप्लाई फिर आपके लिए विभागों से लेकर आएंगे। तो इसीलिए आज आपके कमेंट भी महत्वपूर्ण हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले कोविड की बात कर लें। आज 2614 टोटल सैंपल टेस्ट करने गए हुए थे। इनमें से जो नए पॉजिटिव केसेस हैं वो 133 मिले हैं, 133, और लगातार ये लगभग 5वां दिन है जब केसेस जो हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, या जिसको कहिए कि 100 प्लस जा रहे हैं। लेकिन आज जो पॉजिटिव चीज है वो ये कि जो रिकवरी है वो भी 129 लोगों की है, क्योंकि जिस स्पीड से नए केस मिलते हैं उसी स्पीड से रिकवरी भी होती है। इसीलिए जो रिकवरी है वो 129 लोगों की है। आज 4 पेशेंट नए एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल्स में। टोटल एडमिशन कोविड पेशेंट्स की 15 हो गई है, और टोटल एक्टिव केस पूरे प्रदेश में 676 हो गए हैं। तो ये जो कोविड की डिटेल है वो है। कोविड के बाद उद्योग विभाग के अवार्ड की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड बेसिकली मिला है स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो हिमाचल सरकार ने यहां किया है। और इसके लिए, क्योंकि स्टार्टअप जो होता है वो स्वरोजगार के लिए बेस्ट मीडियम है। आपको पता है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से बहुत सारे जो बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार थे, उनको माध्यम मिला है रोजगार का। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसी चीज है जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर और बाकी सारी चीजें डेवलप की गई हैं। अगर किसी के पास यूथ है, किसी के पास आइडिया है बेहतर स्टार्टअप का, तो उसको फिर इंडस्ट्री ना केवल फंड करता है बल्कि उसको आगे बढ़ाता भी है। तो इसके लिए जो रैंकिंग है उसमें एस्पायरिंग लीडर का खिताब मिला है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को। उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ जो इनकी उद्योग विभाग की संयुक्त निदेशक हैं दीपिका खत्री, उनको स्टार्टअप योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राज्य में उद्योगों के लिए प्लग और प्ले सुविधा को प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन इनको भी दिया गया है। तो ये उद्योग विभाग का एक अच्छा इनिशिएटिव था, इसलिए ये जानकारी हमने आपको दी। अब आगे बात करते हैं कि हिमाचल में जो भूजल पंजीकरण की अंतिम तारीख तय हो गई है। 31 अगस्त तक आपको ट्यूबवेल, बोरवेल और हैंडपंप का पंजीकरण करवाना होगा। पोर्टल और वेबसाइट के माध्यम से ये पंजीकरण होगा, यानी कि ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। और 31 अगस्त तक आपको ये करवाना है। और जो इसमें एक्ट है उसके तहत ये मैंडेटरी है, और 31 अगस्त इसकी फाइनल डेट रखी गई है। मौजूदा ट्यूबवेल, बोरवेल, सक्रिय हैंडपंप, घरेलू सिंचाई, वाणिज्यिक उद्योग उद्देश्यों वाले सभी इसमें आएंगे। हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला के साथ जो पंजीकृत नहीं है उनको भी इसमें पंजीकरण अपना करवाना होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट थी, वो मैंने आपको बताई। अब गुड़िया कांड की बात करते हैं। कुछ साल पहले कोटखाई में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। दोबारा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि प्रतिभा सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पे एक तरह से वायरल हो गया। उस बयान में इसको छोटी घटना बताया गया, लेकिन प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये एक तरह से मॉर्फ्ड वीडियो है, इसको टेम्पर किया गया है। और उसके बाद उन्होंने इसके क्लैरिफिकेशन भी दी। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर फिर जो प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कमेंट किया, क्योंकि महिला मोर्चा ने इसको एक इशू बना दिया था। और अब महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके घर गांव चली गई, इनके माता पिता के, और बैक साइड से वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ये साबित करने के लिए कि प्रतिभा सिंह के बारे में जो उन्होंने कहा वो और प्रतिभा सिंह ने जो खुद कहा उन दोनों में अंतर क्या है। अब कल रश्मिधर सूद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, वो कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं शिमला में। मतलब ये मामला अब सुलझने वाला नहीं है, और जो फैमिली है, जो माता पिता हैं, वो परेशान हो गए हैं इस राजनीति से। और उनका ये कहना है कि उन्हें किसी दल या पक्ष का कोई वो नहीं है, वो केवल अपनी बेटी के लिए, जिसकी जान चली गई है इस विभत्स हत्याकांड में, उसके लिए सिर्फ न्याय चाहते हैं। हालांकि क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे भी राजनीति जो है वो संवेदनाओं को नहीं देखती, ये बड़ा पुराना नेचर है राजनीति का। तो ये मामला अब राजनीति में वैसे ही उलझेगा, राजनीति में वैसे ही उठेगा। अब अगली बात करते हैं, और वो जेओए लाइब्रेरी 771 नौकरियों वाली जो बात है वो है।
ये लोग आज आए थे मुख्यमंत्री से अपना ज्ञापन देने, और ज्ञापन देती बार वहां इनसे क्योंकि सचिवालय में होने के दौरान इनसे मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने जो बात कहनी थी हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उनकी जो लाइव बातचीत है वो आपको, उनके साथ जो लाइव इंटरेक्शन था, जितना भी ये प्रतिनिधिमंडल आया था इनके साथ आपको दिखाया था सचिवालय से। हालांकि 771 पोस्टों की अनाउंस हुआ है। जेओएल लाइब्रेरी, जिसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन कहते हैं, वो उस पोस्ट को चेंज करके नेचर ऑफ पोस्ट बदला गया है और इसको डाउनग्रेड भी किया गया है। फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी जो आरएनपी रूल हैं वो फाइनल होके सामने आने हैं, पर्सनल से होके चले गए हैं। एजुकेशन ने मुख्यमंत्री से अप्रूवल लेके इनको नोटिफाई करना है, नोटिफिकेशन के बाद ही भर्तियां शुरू होंगी। और भर्तियों में भी क्या बैच वाइज और वो दूसरी दोनों तरह से करेंगे, फिर वो सामने आएगी आरएनपी रूल से ही बात। और ये कैडर क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, इसीलिए इसको लेकर जल्दी भर्तियां करने को लेकर भी विभाग कह रहा है, क्योंकि रिक्तियां बहुत हैं। लेकिन जहां तक बात है आरएनपी की जो प्रस्तावित है अभी, वहां डी लिब नहीं, अभी सूचना ये थी कि डी लिब वहां नहीं है, बी लिब किया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन होने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट है क्या। लेकिन जो आज लोग आए थे वो ये कह रहे थे कि डी लिब उसमें होना चाहिए, अदरवाइज डिप्लोमा वाले फिर रह जाएंगे। और जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इसमें होता है, एक जो कोर्स होता है वो तो लग जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो रह जाएंगे। तो इन्होंने अपनी बात कही। मोर ओवर ये था कि जो अनाउंसमेंट के बाद इसमें भर्तियां होनी थी, 2008 के बाद भर्तियां नहीं हुई हैं, तो इन्होंने अपनी बात कही और वो सरकारी सिस्टम में अब रजिस्टर हो गई है। इसके बाद स्कूली बच्चों को अवार्ड का एक मौका मिल रहा है, अवार्ड प्राप्त करने का 10,000 कैश प्राइज का, इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से। और ये वाणिज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय चलाता है इंस्पायर अवार्ड। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो पहले इसमें हिस्सा ले चुके हैं, उनको इसका पता ही है। 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 6ठी से 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो इसके लिए पात्र हैं। 30 सितंबर तक इसमें आवेदन करना है। और जो शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं अशोक शर्मा, उन्होंने कहा कि जो छात्रों की संख्या जो है, चयनित छात्रों की संख्या 1600 के आसपास रहती है। और जहां तक प्रदेश भर में 6 लाख 6 लाख स्कूली बच्चों की तुलना में प्रदेश के जो देश भर के 6 लाख स्कूलों की तुलना में प्रदेश के स्कूलों की संख्या 6500 है। इसीलिए इसमें 50,000 छात्रों का चयन किया जाता है और 1600 के आसपास स्टेट की भी सिलेक्शन होती है। तो इसमें अगर जिसको इंटरेस्ट है वो इसमें 30 सितंबर तक ये आवेदन होना है। और अभी हमने सूचना के तौर पे आपके साथ ये साझा किया। अब बात करते हैं SCERT की एक स्कीम की, जिसके लिए उन्होंने पेपर लिए, लेकिन पेपर लेने के बाद भूल गए। और अब 4 महीने से बच्चे जो हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती मिडिल मैट्रिक योजना है, ये दूसरे राउंड की अभी परीक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को हर माह इसमें स्कॉलरशिप मिलती है और वो 4 से 6 हजार रुपए होती है। लेकिन जो पेपर लिया 4 महीना पहले, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बार बार जो स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर करें और उसके बाद फिर इसमें आगे बात हो। आज क्योंकि हमने सिर्फ सूचना के लिए इसको लिया है, और अगर जल्दी ये डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर जो डिपार्टमेंट और SCERT का जो पक्ष इसमें है वो भी लेके आपको बताएंगे। पशुपालन निदेशालय के बाहर आज ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट गरजे हैं। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज इन्होंने घेराव किया। और जो मकसद वो वही है कि सभी जो मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना के तहत जो सैकड़ों पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट लगाए गए थे, उन्होंने घेराव किया। 10 दिन पहले संघ ने बैच 2011 से 13 की ओर से सरकार को अल्टीमेटम दिया था, इनको वार्ता के लिए बुलाया नहीं। अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। और 850 कर्मचारियों को 2010 में लगाया गया था, लेकिन बाद में इनको ब्रेक कर दिया गया, यानी कि कुछ कैटेगरी में अलग अलग वो कर रहे हैं। दबाव में सरकार ने 5 साल के बाद इन्होंने अनुबंध आधार पे तो लाया, लेकिन इन्हें ना कोई एम्प्लॉय कोड दिया गया और ना ही सालाना 3% इंक्रीमेंट जो होती है वो दी गई। अब देखिए, ये तो है वो लोग जो लगे थे और उसके बाद टेक ओवर भी हो गए। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है कि जिन्होंने अभी होना है, जो 507 हैं, जिसको भी 2 टुकड़ों में बांट लिया गया है। 221 शायद अलग कर दिए गए हैं और बाकी अलग कर दिए गए हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो उन पंचायतों में लगना चाहती है जिसके लिए मंत्री ने कहा है कि जहां पहले जो पशु चिकित्सा ये औषधालय पहले नहीं थे। तो ये 3 तरह की कैटेगरी वेटनरी असिस्टेंट्स में चल रही है। अब इनमें से कितने लोगों का जो मसला हल होता है वो आगे हम आपको बताएंगे जब ये सिचुएशन सुलझेगी। जहां तक बात जो प्रमाण
पत्रों की है, तो उसकी वजह यह है कि ये जो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत आज की गई है जिला परिषद की हड़ताल की वजह से, जिला परिषद की हड़ताल को समर्थन दे दिया फिर पंचायत प्रधानों ने भी। इससे पहले जो पंचायत सचिव थे वो जिला परिषद कैडर में थे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। इसीलिए जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं पंचायतों में वो पंचायत सचिव ही थे, और जो लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए होते थे तो वो यही बना रहे थे। और ये हड़ताल पे होने के कारण जो बहुत सारे जो सचिव परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं हो रहे, परिवारों का विभाजन नहीं हो रहा, नकल नहीं मिल रही, बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं है, विवाह प्रमाण पत्र में इशू आ रहा है, तो इस तरह के कई चीजें हैं वो अभी जो दिक्कत आ रही है काम करने में। और इसीलिए आज किसी ने सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत की है, और सरकार ने इनका जो काम है वो जो ग्राम सेवक होते हैं उनको दिया था, और साथ में बीच में किसी और कैटेगरी को बीच में दिया था, उसका भी विरोध हुआ। फिर पंचायतें इनके साथ आ गए, पंचायत प्रधान, और फिर जो है ये मसला और उलझ गया। तो ये जो मामला है इसमें भी अभी हमें हल का इंतजार है। जहां तक आईएमसी के माध्यम से, यानी कि इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी आईटीआईज में, उसके माध्यम से जो कर्मचारी लगे हैं टेक्निकल एजुकेशन में, उनको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं थी। और इसके लिए आज हमने जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे पूछा। उनसे दरअसल पूछने तो हम गए थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था कुल्लू में सचिवालय में, क्योंकि मिले, इसलिए 1-to-1 एक लाइव हो गया। लेकिन उसी लाइव के दौरान आप लोगों में से जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों ने उसमें कमेंट करना शुरू किए, और कमेंट करना जब शुरू किए तो उसके बाद हमने इसको कमेंट्स को देखा और उनसे सवाल पूछा कि जो आईएमसी के तहत जो कर्मचारी लगे हैं उनको लेकर सरकार क्या पॉलिसी बना रही है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये कि अगली या इससे अगली कैबिनेट में इसके लिए पॉलिसी आ रही है, और जितने इसमें कर्मचारी हैं उनको हम रेगुलर करने को लेकर, क्योंकि कुछ पहले हो गए थे, कुछ बचे थे रेगुलर करने को, इसलिए जो बचे हुए हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जो मिनिस्टर ने आज कहा है, जो लोग इसके लिए क्वेरी कर रहे थे उनके लिए ये सूचना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एएनएम की, तो एएनएम की जो ये प्रशिक्षु हैं, ये आज कुछ रोज पहले इन्होंने धरना दिया था वहां यहां डीसी ऑफिस पे, और एक दिन जो डीसी ऑफिस पे इनका धरना था, महिला मोर्चा का भी था गुड़िया कांड पर। और जब ये दोनों का इकट्ठा हो गया तो ये आपस में भिड़ गई थी कि जो एक तरफ आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा। वहां पे एक जो महिला मोर्चा की लेडी थी, संजू शर्मा या कुछ नाम था इनका, उन्होंने उनको ये वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, उनको समझाने की कोशिश की और कहा कि वो सरकार के सामने बात रखेंगे, आपको ही मिलाएंगे। तो उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया, और महिला मोर्चा की उन पदाधिकारियों ने इनको मिलाया ओक ओवर में आज मुख्यमंत्री से मिलाने के बाद जो इनकी जो एएनएम की जो अध्यक्ष हैं इनकी, उन्होंने बताया कि जो इनकी सुदर्शना कुमारी इनका नाम है, संघ की अध्यक्ष है, कि इन्होंने बात रखी मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री ने कहा, आश्वासन दिया कि इनको कोई रास्ता निकालेंगे। बेसिकली हो ये रहा है कि जीएनएम और जो बीएससी नर्सिंग है उनको काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे एम्प्लॉयमेंट में भी, लेकिन एएनएम को एक तरह से इनको लग रहा था कि सरकार भूल ही गई है, वर्षों से इनकी नियुक्ति नहीं हुई। और इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कल आप हेल्थ सेक्रेटरी से मिलिए, हेल्थ मिनिस्टर से आज मिल गई हैं, और फिर इसके बाद कोई इसमें रास्ता निकालते हैं। इनकी मांग है कि 50% कोटे के साथ बैच वाइज भर्तियां करवाई जाएं, और आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी इसमें बेस्ट पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो जितने दिनों से ये लगी हुई थी अपना विरोध प्रदर्शन या बाकी चीजें करने की, वो बात वहां तक पहुंची। अब कल जब ये मिलेंगी हेल्थ सेक्रेटरी से, उसके बाद भी हम आपको अपडेट देंगे कि इनको लेकर क्या जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। अब बात करेंगे सड़क हादसों की, और उसके बाद कैबिनेट और ट्रांसफर बैन की। पहले बात कर लें कि आज जो हादसा हुआ उसकी, अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट देखें तो जो आज का हादसा है उसमें टोटल 15 लोग बस में थे, और उसमें से 12 की ऑन स्पॉट डेथ एक तरह से हो गई, 3 जो हैं वो हॉस्पिटल में लाए गए, उसमें ड्राइवर कंडक्टर भी शामिल हैं। लेकिन पहले तो बताएं आपको, ये बस जो है वो करीब अप्रॉक्सीमेटली 14 साल पुरानी थी। सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करसोग में हुई, करसोग से इसको बेचा गया, मुझे लगता है 2008 में ये रजिस्ट्रेशन हुई थी, और उसके बाद इसको वहां से बेचा गया, फिर इसको बंजार ले गए।
आज जहां से ये सड़क बस गिरी है वहां पर सड़क बिल्कुल ब्लैक टॉप थी, हाल ही में टारिंग हुई थी, दोनों तरफ बाकायदा काली सड़क पर दोनों तरफ व्हाइट लाइन भी लगी हुई थी। लेकिन जहां से इस बस को क्रॉस करने की कोशिश की गई वहां पे लहासा गिरा हुआ था ऊपर से, जो आजकल शुरुआती बारिशें चल रही हैं बरसात की, और ड्राइवर ने ये गलती कर दी कि उसने ये सोचा कि मैं इसको निकाल लूंगा, वो सड़क से थोड़ा बाहर चला गया। आजकल बरसात में जो डंगे हैं या बाहर की जमीन कच्ची होती है, इसीलिए जो जमीन कच्ची होने की वजह से धंसी और वो बस नीचे उतर गई और नीचे उसी सड़क पे जा गिरी जहां से उसने निकलना था फिर यू टर्न लेने के बाद। तो ये ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं थी कि बस पूरी तरह से खत्म हो जाए, और इस बस के गिरने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसकी छत अलग हो गई, टायर अलग हो गए, उसका बेस अलग हो गया। इसी वजह से फर्टिलिटी है वो भी ज्यादा हुई। मतलब ये हुआ कि जो निकलने के बाद बस की रेंज से बाहर गिरे वो बच गए, फॉर्चुनेट थे, और जो बस की रेंज में गिरे वो बस से ही जो रोल होके बस ऊपर आ गई। उसके बाद वो सारी चीजें उस तरह से आप समझ सकते हैं। बाद में जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस होता है वो इतना धीमा था कि पहले 1.5 घंटे में जो नीचे दबे हुई थी सवारियां उनको निकालना तक का काम नहीं हो पाया। ना गैस कटर मिला, ना एम्बुलेंस टाइम पे आई, ना बाकी जो रैपिड रिस्पांस होता है वो हो पाया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्राइमरी तौर पे देखना चाहिए कि इन हादसों की वजह क्या है। जब भी बरसात शुरू होती है तो शुरू में हादसे जरूर होते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड की वजह से हो, चाहे वो डंगा धंसने की वजह से हो। एक वक्त था जब एचआरटीसी में एक अवसर होता था, वैसे हो सकता है ये बाद में भी करते हो, लेकिन जीएस बाली जब मिनिस्टर थे तो एसएमएस के जरिए सभी ड्राइवर कंडक्टर सवारियों तक को एसएमएस आते थे जैसे ही बरसात शुरू होती थी कि अब डंगों के या सड़क के धंसने का सीजन है, इसलिए बसों की पार्किंग पे ध्यान रखें, बस को क्रॉस कर पास देती बार ध्यान रखें कि सड़क से बाहर ना जाए। तो इस तरह की चीजें भी होती थी। ये चीजें हैं सेल्फ अवेयरनेस की। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करता है उनकी बात करते हैं। हमारे यहां हादसे पर ईयर 1200 के आसपास जानें सड़क पे जाती हैं। इतनी जानें अभी तक 3 लहरों में कोविड में नहीं गई हैं जितनी कि एक साल में चली जाती हैं रोड एक्सीडेंट में, जो सड़क पे मर जाते हैं। अब आप देखिए जो लोग मर जाते हैं वो बात अलग है। पहले अगर हम डाटा की बात करें तो जो पर ईयर डाटा है उस हिसाब से देखें तो जो लोग मर जाते हैं वो तो एक बार में फ्री हो गए एक तरह से जिंदगी से, जो अपने पीछे परिवार के लिए दर्द छोड़ जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो लोग घायल होते हैं, अब देखिए एक्सीडेंट जो है टोटल अगर हम बात करें तो ये 2015 ऑनवर्ड है, और इसमें टोटल 2015 से अब तक 18,238 हुए हैं, 7,323 लोगों की डेथ हुई है और 30,603 घायल हुए हैं। अगर एक साल की बात करें एवरेज, जब हमारी 1200 प्लस डेथ होती थी, लगातार 3 साल 1200 प्लस डेथ होती रही हैं, 2016, 2017, 2018, 2019 में भी लगभग 1200 थी, लेकिन 2020 और 21 में कम हुई। 20 में कम हुई इस वजह से 893 केवल, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था। 21 में भी लॉकडाउन का इफेक्ट था, 1052 हुई। लेकिन 1200 की अगर हम एवरेज लेते हैं तो जो घायल हैं वो 5000 से ऊपर हैं, 5500 के आसपास घायल हो रहे हैं। अब आप देखिए जो एक बार जो जिसकी डेथ हो गई वो तो फैमिली के लिए फॉरएवर एक शॉक है, लेकिन जो 5000 लोग घायल हो रहे हैं उसमें कई ऐसे हैं जो अपंग हो जा रहे हैं। 34% के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई अंग खो देते हैं अपना इन एक्सीडेंट्स में, या अपनी जो कैपेसिटी है बॉडी की उसको खो देते हैं। तो जब इतना ज्यादा जो इसमें फर्टिलिटी हिमाचल में है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अवेयरनेस प्रोग्राम और जो पॉलिसी है हमारी रोड सेफ्टी की एज अ होल गवर्नमेंट, वो किस दिशा में काम कर रही है वो एक अलग विषय है। भारत सरकार ने काउंसिल बनाने के बाद या जो कोर्ट में केस होने के बाद जितनी चीजें एक्टिविटी हुई वो सामने है, लेकिन हम आज भी रेडियो जिंगल अखबारों में थोड़ा सा कुछ कर लिया और स्कूलों में कुछ एक्टिविटी कर ली, उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। जिस व्यक्ति को सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस पर ध्यान देने की क्यों जरूरत है वो भी मैं आपको एक डाटा से बताता हूं। अब आप देखिए हिमाचल में जितने हादसे होते हैं उन हादसों में 2016 से 2021 का डाटा है। वाहनों के प्रकार और आप हादसों की संख्या देखिए। वाहनों के प्रकार है मोटर कार, सबसे ज्यादा हादसे कार के होते हैं,
और फॉर्चुनेट हम इसलिए हैं थोड़ा कि बसों के हादसे कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि अगर बसों के ज्यादा है होते तो फिर जो फैटेलिटी है बस के एक्सीडेंट की वो ज्यादा होती है और फिर हमारा जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा होना था। अभी आप देखिए, अगर हम जो कैटेगरी वाइज अगर हम हादसा देखें तो मोटर कार के हादसे 8004 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हादसे हैं वो टू व्हीलर के हैं और वो हैं 7517। और बसों के हादसे भी ज्यादा हैं 1236। अब आप देखिए 1236 बस एक्सीडेंट अगर होंगे तो फिर डेथ कितनी होगी। और जो ट्रक के हादसे हैं वो 2876। हालांकि ट्रकों में फर्टिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें सवारियां नहीं होती। उसके बाद 2175 जीप है, फोर व्हीलर में काउंट होगा तो इसलिए फोर व्हीलर के एक्सीडेंट भी उसी तरह के हैं। तो ये है सिचुएशन ऐसी कि जिसमें जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अब आप अगर जिला का ब्रेकअप देखें तो हम वो भी आपको बताएं। जो रीजन है उस पर लास्ट पे आएंगे। जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा हादसे हैं कांगड़ा में 2845, दूसरे नंबर पर है 2770 शिमला, तीसरे नंबर पर है मंडी 2165। इसमें दो रीजन है, एक है ज्योग्राफिकल क्योंकि ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, प्राइवेट बसों का ऑपरेशन भी ज्यादा है और व्हीकल का जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा है। दूसरी चीज है इसमें जो ऊना में देखिए 1525 और बद्दी में जो है वो 1032 और बिलासपुर में भी 1045। तो जहां डेंसिटी उस तरह से ज्यादा है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी है चाहे किसी और रीजन से, वहां भी ज्यादा हो रही है। अब आप आइए रीजंस पर। क्लाउडी वेदर यानी कि मौसम खराब होने की वजह से 880 हादसे हैं और जो ओलावृष्टि है उसमें सिर्फ 2, भारी बारिश में 168, हल्की बारिश में 958, बर्फबारी में 47, लेकिन साफ मौसम में 15,000 हादसे हैं। मतलब ओवर स्पीडिंग जो है जब आ जाती है और ऐसा लगता है कि अब सारी चीजें ठीक हैं तो उसके बाद हादसे जो हैं वो अचानक बढ़ जाते हैं। और जो रीजन है, अगर रीजनिंग पे अब आप आओ तो रीजनिंग में जो ह्यूमन एरर है वो 90% से ज्यादा है। यानी कि आप देखिए कि इसमें ब्लाइंड बैंड के जो हादसे हैं वो भी कम हैं। ब्लाइंड बैंड के भी अगर हम टोटल देखें तो 340 हादसे हैं, लेकिन डेंजरस ड्राइविंग के हैं 3523 और फिर ओवर स्पीड के हैं 7864। तो डेंजरस ओवरटेकिंग के हैं 1053। मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन एरर है वो 91%। क्या करने की जरूरत है? अगर हम बसों के ऊपर जाएं तो सबसे पहले हमें बॉडी सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए और जो सबसे सेफ बॉडी है उसको अपनाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर बस गिरने के बाद खुल जा रही है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बंट जा रही है, मतलब आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पास नहीं होना चाहिए। ये जो बस थी 14 साल पुरानी थी, करसोग में पहले खरीदी गई, फिर बंजार शिफ्ट की गई सेंज में। हालांकि इसका परमिट था, पासिंग थी, लेकिन हमारे यहां पासिंग कैसे होती है वो आपको पता है। पासिंग मैनुअल होती है, मैकेनिकल होती नहीं। और मैनुअल भी तब होती है जब एक ग्राउंड में 1000 गाड़ियों को बुला के एक दिन में एमवीआई पास कर देता है। अगर एक गाड़ी को ढंग से देखना हो तो कम से कम आधा घंटा चाहिए एक एमवीआई को, एक गाड़ी को चेक करने के लिए। लेकिन 5 मिनट 3 मिनट में एक गाड़ी पास होती है तो इसका मतलब कुछ चेक नहीं किया जाता, सब फॉर्मेलिटी है। और उसके बाद इंश्योरेंस थी इसकी, सब कुछ कागजी तौर पे सब ठीक था, रोड ठीक था। लैंडस्लाइड रीजन बना और जो ड्राइवर की लापरवाही है, बेवकूफी है, वो रीजन बना। प्राइवेट बसों में आपको पता है जो सवारियां लेने के चक्कर में हैरानी की बात यह है कि एचआरटीसी की बस क्रॉस हुई इससे पहले उसी स्पॉट से उसने सवारियों को उतार दिया, फिर बस को पहले क्रॉस किया, उसके बाद दोबारा सवारियों को बिठाया। लेकिन इस ड्राइवर ने थोड़ी गलती कर दी और सवारियों समेत क्रॉस करने की कोशिश की और गिरा दिया। तो ये इंसिडेंट, एक ध्यान देना है जो बॉडी है बस की उस पे, और दूसरा ध्यान देना है उस मेंटिलिटी पे जो ह्यूमन एरर करवाता है ओवर स्पीडिंग के मामले में, बरसात के दौरान जो अलर्ट रहना चाहिए उसके मामले में, और जो जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, नया नया लाइसेंस बना है, उसको भी अवेयर करने की जरूरत है कि एक्सीलेटर देने का मतलब क्या है और एक्सीलेटर क्यों आपके लिए 90% हादसों का कारण बन सकता है। इसको अवेयर करने की जरूरत है। जितना भी काम हो रहा है वो नाकाफी है और यही समय है जो ये सरकारों को भी सोचना चाहिए। कमेटियां बनाने से या बैठकें करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा और उसके बाद ये अवेयरनेस जनरेट करनी होगी कि ओवर स्पीडिंग या ह्यूमन एरर को कैसे खत्म करें जो खासकर सड़क पे चल रहे हैं।
अब एक्सीडेंट के बाद अगले सब्जेक्ट पे आते हैं, और जो अगला सब्जेक्ट है हमारा उसके हिसाब से अभी जो आपसे बात करनी है वो अगले सब्जेक्ट पर है, और वो है अब जयपुर से लौटते ही जो कैबिनेट होगी। कैबिनेट से पहले बात करने से पहले ट्रांसफर बैन की बात कर लेते हैं। और ट्रांसफर की इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर हैं हमारे वो बार बार सवाल पूछ रहे थे। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये हमने सरकारी सिस्टम से भी पूछा, और सरकारी सिस्टम में इसको बताया भी, लेकिन बताने के बावजूद जो हमारे पास रिप्लाई है और क्यों ट्रांसफर बैन पर बात करने की जरूरत है, हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे। कुछ कर्मचारी एसोसिएशन से हमने बात की है, उसके साथ ही ये भी कि ट्रांसफर बैन क्योंकि कैबिनेट आगे आ रही है तो क्यों एक ऐसा मसला है जिसपे अभी बात करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लें कि जो ऑर्डर हुआ था ट्रांसफर पर बैन का, वो पहले हुआ 9 मई 2022 को, जब कंप्लीट बैन लगाया गया। इससे पहले जो ट्रांसफर बैन लगा था वो पर्सनल के रिकॉर्ड के मुताबिक लगा था 22 मार्च 2022 को। 22 मार्च से पहले लगभग 1.5 साल के लिए लॉकडाउन और कोविड का सिस्टम चल रहा था। फर्स्ट फेज था, सेकंड लहर थी, दूसरी तीसरी थी, और अब हम चौथी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों लहरों के बीच में ट्रांसफर पर बैन रहा, और उसके बाद अब तक ये बैन कंटिन्यू है। जब बैन कंटिन्यू है तो उसके नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो यह है कि जिन कर्मचारियों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने विधायक, मंत्री या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को या कर्मचारी एसोसिएशन के लीडर को अपना डीओ नहीं प्रिक्योर कर ले, तब तक वो ट्रांसफर के लिए लाइन में नहीं लग पाता। अपने आप वो एप्लीकेशन तभी दे सकता है जब ट्रांसफर पे बैन हट जाए, और ट्रांसफर पे बैन जब हटेगा तो मिनिस्टर लेवल पर उस पर ऑर्डर हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को इसमें राहत मिल जाती है जो बड़े दिनों से ट्राइबल, हार्ड या जो उसमें रूरल एरिया में फंसे हुए हैं और अपना सामान्य कार्यकाल वहां पूरा कर चुके हैं। 2013 के तबादला सिद्धांत हमारे पास हैं। हिमाचल में ट्रांसफर पॉलिसी कोई है नहीं, जो भी सरकार होती है वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसको मोड़ती रहती है। साथ में हाई कोर्ट में जब जवाब देने की बारी आती है तो उसमें जो ट्रांसफर के सिद्धांत हैं उनको कॉपी लगा के उसमें रख देते हैं। अभी जो हाई कोर्ट का स्टांस है ट्रांसफर्स के मामले में वो बिल्कुल ये है कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं मानता, और जो डीओ है अगर वो रिकॉर्ड पे लगा है और जो ट्रांसफर की गई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के नाम पे की गई है तो उस ट्रांसफर को हाई कोर्ट रद्द कर देता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि ट्रांसफर पर बैन की विंडो को ओपन किया जाए, इनके बैन को हटाया जाए। वजह सिर्फ ये है कि कल को एक तो उन कर्मचारियों को मौका मिल जाएगा सिंपल एप्लीकेशन पे अपनी रिक्वेस्ट लगाने का जो सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो ट्रांसफर के केसेस में हाई कोर्ट में भी रिप्लाई जाता है उसमें भी एक ये वैलिडिटी क्रिएट हो जाती है कि सरकार ने सबको एक विंडो दी थी। अगर कर्मचारी किसी स्पेसिफिक ने उस विंडो को अवेल नहीं किया तो फिर वो उनके ऊपर है। वैसे ट्रांसफर बैन चाहे आप जितने मर्जी ऑर्डर करिए, पिछले 2 ऑर्डर तो मैंने आपको गिनाई दिए, लेकिन जहां से ये ऑर्डर होते हैं वही लोग ट्रांसफर करते भी रहे हैं, अभी भी हो रही हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो जो जुगाड़ू हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका कोई सिस्टम में कोई ऐसा लिंक नहीं है उनके लिए ये दिक्कत होती है। अगर हम अपनी जो पॉलिसी तो है नहीं लेकिन तबादला सिद्धांतों की बात करें तो ये विंडो ऐसे वक्त में दी जाती है जब शैक्षणिक सत्र शुरू होने से थोड़ा सा पहले, अभी वो एग्जैक्ट टाइम है। अगर इससे लेट हुए तो फिर आप विंडो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए भी ये जरूरी है क्योंकि फिर बच्चों की एडमिशन जहां भी कर्मचारी ने जाना है वहां हो जाती है और उस तरह से फिर उसको करना होता है। लेकिन अब भी जैसे आज हमने बात की एनजीओ के प्रेसिडेंट से, अश्विनी ठाकुर का कहना था कि ट्रांसफर कब खोलनी है कब बंद करनी है ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, उन्हीं को देखने देते हैं। तो ये तो हो गई सरकार के समर्थन की बात, क्योंकि एनजीओ को क्योंकि सरकार की मान्यता है तो ये विरोध तो करेंगे नहीं। लेकिन स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं केसर सिंह ठाकुर, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मांग भी रखी थी कि जो अभी जो कर्मचारियों की जो ट्रांसफर पे बैन है उसको हटाया जाए और विंडो दी जाए 15 से 20 दिन की, ताकि जो कर्मचारी हैं वो अपने तरफ से अप्लाई कर सकें, और जिनका कोई नहीं है इस सिस्टम में, जिनका कोई एमएलए या कोई डीओ नहीं दे रहा या कोई उनके पास सिस्टम नहीं है, इस तरह का कोई पहुंच नहीं है वहां की, उनको भी ये मौका मिल जाए। जो अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राज्य महामंत्री हैं मामराज पुंडीर, उनका यह कहना था कि वो विंडो के बजाय पूरी पॉलिसी की मांग करते हैं ताकि
जो उस पॉलिसी में हो वैसे ही ट्रांसफर करें। प्रेजेंटली हो ये रहा है कि पहले जो जो सिद्धांतों में लिखा है उसका पालन नहीं होता, जब बैन लगाते हैं तो ट्रांसफरें करते रहते हैं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो पॉलिसी में है उसी तरह से होना चाहिए। तो ये कुछ कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अभी वक्त ये जरूर है सरकार के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि कर्मचारी ही इसका डिमांड कर रहे हैं। अब अगली, क्योंकि मुख्यमंत्री कल झंडूता जा रहे हैं, बिलासपुर के झंडूता में जीतराम कटवाल जी ने वो कार्यक्रम रखा है, और उसके बाद वो जाएंगे बड़सर, जहां राकेश बबली जी की जो डेथ हुई थी उनकी फैमिली से मिलने, और फिर परसों कल ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद 9 तारीख को जयपुर में नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक है, जिसको अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री चेयर करेंगे। उसमें इंटर स्टेट के मैटर लिए जाते हैं, तो हम पंजाब के साथ जो बीबीएमबी का मैटर है, हरियाणा के साथ बॉर्डर इशू है, राजस्थान के साथ पौंग डैम विस्थापितों का मामला है, तो ये सारे मामले उस बैठक में उठाएंगे। और उसके बाद ये 9 तारीख की बैठक है, 10 तारीख को सीएम वापस आएंगे, 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक हो सकती है, फाइनल अभी नहीं है। हो सकती है इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने 11 तारीख की डेट रिजर्व की है कैबिनेट की बैठक के लिए, जीएडी को कन्वे कर दिया है। हालांकि जीएडी अभी तभी ओके करेगा जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी, और उसके बाद वो बैठक के लिए नोटिस जारी करेगा, और जैसे ही नोटिस जारी होगा तो उसकी जानकारी हम आपको अलग से भी देंगे। तो ये तो हो गई बात जो अभी तक जो थी केवल जो कैबिनेट और बाकी चीजों को लेकर। और जब कैबिनेट की बैठक एक बार तय हो गई तो डेफिनेट है उसके जो पॉसिबल एजेंडाज हैं उनको लेकर हम आपके साथ अलग से बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ अब बात कर लेते हैं आपके सवाल जवाबों पर। और आपके सवाल जवाब पे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि अब आज पूरा वीक, जैसे मैंने आपको बताया, आगे पड़ा हुआ है, और इस वीक में क्या क्या मामले हम आपकी जो अभी क्वेरीज आई होंगी, इन्हीं क्वेरीज से आपके जो मामले हैं इस वीक के उनको सेट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको मार्क करेंगे, और फिर ये जो जवाब हैं वो आपके लिए लाएंगे। तो अभी जो सवाल दिख रहा है रुचि ठाकुर का, एसएसए सोसाइटी एम्प्लॉइज को न्यू पे स्केल कब मिलेगा सेक्रेटरी एजुकेशन से। सोसाइटी के एम्प्लॉइज जो हैं जी वो तो वैसे कहीं आउटसोर्स मैंने ले लिए हों, मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। राइडर संशोधन निर्मल भारद्वाज जी अभी नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, वेट करिए अभी। कंप्यूटर टीचर पॉलिसी अनंत चौधरी जी, ये आउटसोर्स का मैटर हो गया। अरुण नाल आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वेतन विसंगति अभी सिर्फ फाइल गई है, प्रोसेसिंग में नहीं आई है। कल भी हमने परसों जब पूछा था फाइनेंस में तो ये फाइल अभी उस प्रोसेसिंग में नहीं पड़ी है जो पे रिवीजन के जो मैटर कमेटी जो ब्रांच देख रही है। समर्थ शर्मा JOIT 939 का रिजल्ट जरूर जी इसका पता करेंगे, वैसे ये जल्दी आने वाला है। आज देखिए वो जो ये क्लर्क का सेक्रेटरीट वाला था LDR वाला वो भी आज आ गया। बड़े हमीरपुर आयोग से काफी स्पीड है रिजल्ट के मामले में, ये भी जल्दी आ जाएगा। कोर्ट केस भी लगाया है लेकिन फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, अखिल राणा कह रहे हैं, क्योंकि कोई लिंक नहीं है। जिन्होंने हमसे लेट केस लगाए उनका भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं बात कर रहा हूं, और इसीलिए जहां तक सिचुएशन है वो अमेंड करने, उसी सिचुएशन को अमेंड करने की जरूरत है। अब अगली बात SSA वाली हो गई, अरुण लाल जी आपकी बात भी हो गई। जगदीश शर्मा करें MVI बेचारा नोटों पे ध्यान दे या वाहनों की चेकिंग पे, बिल्कुल सही बात है। अभी का इंसिडेंट तो आपको याद ही है, दारला घाट वाला। BR शर्मा पे रूल्स कब तक रिवाइज होंगे, आप भी रुकिए सर, 10 से कैबिनेट में नहीं जाएंगे, लेकिन 10 से 15 दिन मुझे लगता है अभी लग जाएंगे। जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2021 पेंशनर्स आर नॉट गेटिंग न्यू पेंशन फिक्सेशन मेड बाय डिपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ ग्रेचुइटी कंपेंसेशन स्टिल लाइंग 40,000 एम्प्लॉई आर, अच्छा 40,000, ओके न्यू पेंशन, बिल्कुल ठीक है अशोक शर्मा जी। आपका सवाल अगर वैलिड हुआ तो इसका हम आपको जरूर क्वेश्चन का रिप्लाई करके देंगे। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सैलरी को ग्रेड पे किया है जबकि क्वालिफिकेशन, हाँ ये सवाल कर परसों भी आया था, लेकिन एग्जैक्ट पता करके बताएंगे आपको कि इसमें क्या हो रहा है। 2012 लेफ्ट आउट कैटेगरीज को लेकर तो राणा विशंबर जी अभी कोई नहीं सोच रहा, और जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी सामने नहीं आई है। MBBS डॉक्टर्स के वॉक इन इंटरव्यू कब तक स्टार्ट होंगे, इसका जानकारी लेके आपको बताएंगे। लेफ्ट आउट वाले तो हो गए। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर टीचर बात हो गई, इसकी भी TGT कमीशन अपडेट अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग में है, खासकर बैच वाइज वाला। जहां तक बात आउटसोर्स की है तो सौरभ रॉय जी आउटसोर्स के लिए अभी इंतजार करें, परसों मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया था। श्रम और रोजगार विभाग क्लास 4 के परिणाम कब घोषित होगा, ये आपको अगर डिपार्टमेंट ने खुद लिया है तो इसका पता करके आपको बताएंगे बहुत जल्दी। टेक्नीशियन का पे बैंड 10,300 क्लर्क का बराबर हो,
शिव कुमार शर्मा ये डिमांड है, तो इसको देखते हैं। सीएचओ को लेकर तो सुरेंद्र कुमार जी ये बड़ी रहस्यमयी हो गया है, क्योंकि 3 सेक्रेटरी बदल गए लेकिन इसमें फाइनल नहीं हो रहा। SCRT मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद, ये रविंद्र कुमार कपूर कह रहे हैं। मिड डे मील का पैसा कब मिलेगा, सुशील कुमार जी इसके बारे में भी पता करके बताएंगे आपको। TGT टू लेक्चर प्रमोशन, DRM ट्रांसफर पता नहीं क्या है, ड्राइंग मास्टर की बात है, तो चलिए। TGT नॉन मेडिकल आ गया। प्रमोशन ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर टू असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी चेक करके बताएंगे आपको। पंचायत चौकीदार की पॉलिसी, TGT कंप्यूटर प्रमोशन। एरियर में क्या नया है, कुछ नया नहीं है जी अभी तक। ये मैंने आपको बताया है कि एरियर की अनाउंसमेंट डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर करेंगे। अभी लोन सरकार ने इतना लिया नहीं कि एरियर दिया जा सके, तो ये अभी आपको इंतजार ही करना है, अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। प्राइमरी के लिए एनटीटी की भर्ती में देरी क्यों हो रही है, ठाकुर अजय जी? इसलिए हो रही है क्योंकि पॉलिसी ही फाइनल नहीं हो रही। JOIT के रूल अमेंड कैबिनेट में जाएगा या नहीं और कब तक होगा? रूल अमेंडमेंट तो जाती है जी, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। SSC सोसाइटी की बात आ गई। राणा विशंबर जी का सवाल पहले आ गया है। कोर्ट केस भी लगा, अच्छा ये रिपीटेड सवाल आना शुरू हो गए। TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आउटसोर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, पंचायत चौकीदार, बैच वाइज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये रिपीटेड सवाल हैं सारे। आयुष विभाग में कब दी जाएंगी ज्वाइनिंग क्लर्क और डॉक्टर को प्लीज? बैच वाइज का प्रोसेस था, उसके बारे में पता करके आपको बताएंगे जल्दी कि कब दी जाएगी। TGT नॉन मेडिकल बैच वाइज का ये सवाल बार बार आ रहा है, वैसे परसों भी आया था, इसका रिप्लाई हम बहुत जल्द आपको देंगे। 400 वरिष्ठ DP की पद रिक्त हैं, वो वैसे ही हैं क्योंकि फाइनेंस ने अभी परमिशन नहीं दी है। कंपेंसेटरी अच्छा वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होंगे आप। तो सुभाष चंदी, उसमें तो क्लास 4 का ही ऑप्शन है, क्लास 3 का तो सरकार ने बंद कर दिया था। ANM का प्रीति नेगी जी पहले मैंने बता ही दिया। TGT नॉन मेडिकल ये रिपीट हो गया। IPH अपडेट करुणा मुल्लक का गुरबख्श सिंह, कुछ नहीं हुआ जी, उसमें फाइनेंस से परमिशन मांगी है, वो मिली नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे जो है बात PET की भर्ती कब होगी, कोर्ट से केस निकलेगा। MDM बजट, ये दूसरी बार सवाल आ गया, रिपू वैसे नोट कर लिया है। प्राइमरी के लिए NTT का ये जो पर्व IMC इशू के लिए थैंक्स कर रहे हैं। जहां तक जूनियर ऑफिस लाइब्रेरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट कब तक होगी, रुकिए सर, अभी ये आज ही आपको बताया है, जैसे RNP रूल फाइनल होते हैं उसके बाद हम इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। HRTC कंडक्टर का क्या हो रहा है स्केल का, इन्होंने अपनी तरफ से जो अल्टीमेटम दिया हुआ है वो अल्टीमेटम कंप्लीट होगा तो आगे आपसे बात करेंगे। पंचायत चौकीदार की कोई अपडेट अभी है नहीं। लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बैच वाइज कब का रिजल्ट, अनु कुमारी पूछ रही हैं, तो ये भी बताएंगे आपको। व्हाट विल इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट रूल और राइडर, ये राधा कृष्ण जी पहले ही सवाल हो गया है। जिला परिषद कर्मचारियों का भी कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हड़ताल खत्म कर लें, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। HPU BEd काउंसलिंग कब से शुरू होगी, मुझे लगता है परसों हमने इसकी जानकारी दी थी, उसको सुन लें एक बार, और अभी मुझे डेट याद नहीं आ रही है। पदोन्नति लेने से डर लगता है क्योंकि वेतन कम हो जाता है, ये कान दिमान कह रहे हैं। जूनियर ऑफिस लाइब्रेरी, ये रिपीट हो गया सवाल। विच बैच इज रनिंग इन स्टाफ नर्सेज, सुदर्शन कुमार पूछ रहे हैं, ये जानकारी तो अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन भर्ती संबंधी डिटेल आपको लेने के बाद जरूर आपको बताएंगे। सोशल ऑडिट के लिए पॉलिसी तो दूर की बात, पिछले 1 साल से वेतन नहीं दे पा रही, पवन चौधरी कह रहे हैं। इसका भी चेक करते हैं जी, इशू क्या है ये। तो ये आज के कुछ OPS, राइडर, TGT, हेडमास्टर, पंप ऑपरेटर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, सब जो है वो रिपीटेड सवाल के हैं। हालांकि पंप ऑपरेटर के पे स्केल की कोई अपडेट पंकज कुमार पूछ रहे हैं, तो वो भी आपको पता करके पूछेंगे। जुडिशरी पे कमीशन वाला जो मैटर है वो अभी फाइनेंस में पहुंचा है, लॉ से होते हुए, होम ने लॉ को भेजा था पहले, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो ये अब कुछ सवाल थे जो हमने लिए, और इसके साथ आज का ये आज का जो ये प्रोग्राम है ये कंप्लीट हुआ। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।